हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है के आर इंस्टीट्यूट की इस सीरीज में, जिसमें हम आपके लिए लेके आए हैं चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर और वन वर्ड आंसर। तो आज का अपना चैप्टर नंबर 4 आर्क वेल्डिंग के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम। आर्क वेल्डिंग के लिए स्थिर करंट पावर सप्लाई ड्रॉपिंग वोल्ट एम्पेयर कैरेक्टरिस्टिक अधिक उपयोग क्यों होती है? क्योंकि आर्क वेल्डिंग के दौरान इलेक्ट्रिकल करंट की मांग अधिक बदलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिकतर वेल्डिंग मशीनों की दर केवल 60% ड्यूटी साइकिल क्यों होती है? क्योंकि इसका अर्थ है भाई 10 मिनट के एक चक्कर में मिनट 6 मिनट लोड देती है। मैनुअल मेंडिंग में इलेक्ट्रोड बदलने और कार्य को समायोजित करने के लिए समय चाहिए होता है, इसलिए लगातार करंट की आवश्यकता नहीं होती है। 10 मिनट में 6 मिनट वो वर्क करेगा, बाकी वो चिंपी करेगा और ब्रश से सफाई करेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। डीसी वेल्डिंग में स्ट्रेट और रिवर्स पोलैरिटी में करंट के बहाव की दिशा क्या होती है? देखो, स्ट्रेट पोलैरिटी में जो करंट इलेक्ट्रोड से कार्य की ओर बहता है, ये करंट है इलेक्ट्रोड, यानी कि जो इलेक्ट्रोड से जो हमारी सीट है इसकी तरफ बहता है। ठीक है भाई। और रिवर्स पोलैरिटी में क्या होता है, सीट से इलेक्ट्रोड की तरफ बहता है, यानी कि रिवर्स पोलैरिटी में कार्य से इलेक्ट्रोड की ओर बहता है क्या करंट। कौन सी पोलैरिटी वर्क पीस पर अधिक ताप देती है? स्ट्रेट पोलैरिटी। ठीक है भाई, अभी अभी मैंने पढ़ाई है। ट्रांसफार्मर पावर सप्लाई से रेक्टिफायर कैसे भिन्न है? देखो, रेक्टिफायर एसी करंट को डीसी में परिवर्तित करती है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, जिनमें मैं स्टार मार्क करता हूँ। वेल्डिंग ट्रांसफार्मर किस प्रकार का ट्रांसफार्मर है? एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। बिजली के झटके की संभावना किसमें अधिक होती है? भाई एसी वेल्डिंग सप्लाई में, क्योंकि इसमें ओपन सर्किट वोल्टेज अधिक होता है। ठीक है भाई। डीसी वेल्डिंग मशीनों के क्या लाभ है? भाई बात करें डीसी वेल्डिंग मशीनों की, क्योंकि इसमें बेयर वायर इलेक्ट्रोड का प्रयोग हो सकता है, पोलैरिटी उपलब्ध होती है, और यह पतली शीट मेटल व नॉन फेरस धातुओं के लिए भी वेल्डिंग के लिए उपयुक्त है। ठीक है भाई। आर्क ब्लो की समस्या किस मशीन में होती है? डीसी वेल्डिंग मशीन में आर्क ब्लो की समस्या सबसे ज्यादा होती है। वेल्डिंग ट्रांसफार्मर के मुख्य भाग। देखो, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर मुख्य भाग एक तो होती है कि प्राइमरी वेल्डिंग और आयरन कोर। ये भी भाई स्टार मार्क डालो भाई। ट्रांसफार्मर की अपेक्षा मोटर जनरेटर सेट का मेंटेनेंस खर्च कैसे होता है? अधिक होता है भाई। ठीक है। किस वेल्डिंग मशीन में पोलैरिटी नहीं बदली जा सकती और वह कास्ट आयरन के लिए उपयुक्त नहीं होती? वेल्डिंग ट्रांसफार्मर। भाई वेल्डिंग ट्रांसफार्मर आर्क वेल्डिंग एसी वेल्डिंग में यूज होता है। ठीक है भाई। आर्क वेल्डिंग में कार्य को किस केबल से जोड़ा जाता है? अर्थ केबल। वेल्डिंग मशीन की अच्छी वर्किंग कंडीशन को सुनिश्चित करने के लिए कौन सी सावधानी अपनानी चाहिए? मशीन को खुले स्थान में नहीं छोड़ना चाहिए भाई। सभी इलेक्ट्रिकल कनेक्शनों को टाइट रखना चाहिए ताकि लूज ना हो, स्पार्क ना हो। वेल्डिंग मशीन को पानी से साफ न करें। कंप्रेस्ड हवा का प्रयोग केवल धूल और अन्य अशुद्धियों को हटाने के लिए करें केवल। वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में कूलिंग ऑयल का लेवल बनाए रखें, उसे घटने ना दे, उसे बराबर मात्रा में बनाए रखें। ठीक है। डीसी वेल्डिंग मशीनों के लाभ बताए। बेयर वायर इलेक्ट्रोड का प्रयोग करना चाहिए, पोलैरिटी की उपलब्धता होनी चाहिए, फेरस नॉन फेरस वेल्डिंग और पतली शीटों के लिए उपयुक्त होती है। कौन सी? डीसी वेल्डिंग मशीन। देखो भैया, भी दूसरी बार तीसरी बार क्वेश्चन ये रिपीट हो चुका है। किस प्रकार की वेल्डिंग मशीन एसी या डीसी दोनों सप्लाई उपलब्ध करा सकती है? भाई वेल्डिंग रेक्टिफायर सेट है, ऐसा है जो एसी डीसी दोनों प्रोवाइड करवाता है। वेल्डिंग प्रकार की वेल्डिंग मशीनों के नाम बताए, जैसे वेल्डिंग ट्रांसफार्मर, वेल्डिंग जनरेटर और वेल्डिंग रेक्टिफायर, जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। एक वेल्डिंग रेक्टिफायर के आउटपुट करंट का प्रकार क्या है? डायरेक्ट करंट। इसकी फुल फॉर्म भी, मतलब डायरेक्ट करंट को हम डीसी भी लिखते हैं, और डीसी करंट की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है भाई, डायरेक्ट करंट। ठीक है। वेल्डिंग ट्रांसफार्मर के आउटपुट करंट का प्रकार क्या है? वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का क्या है? एसी। ये भी पूछ लिया जाता है भाई, एसी की फुल फॉर्म क्या है भाई? अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है भाई।
वेल्डिंग मशीनों को सही वर्किंग कंडीशन में बनाए रखने के लिए कौन सी सावधानी और स्टेप अपनाने चाहिए? मशीन को खुले में ना रखें, सुनिश्चित करें कि मेन फ्यूज, इलेक्ट्रोड केबल और अर्थ केबल में कोई भी लूज कनेक्शन ना हो। ठीक है। धूल साफ करने के लिए कंप्रेस्ड एयर का प्रयोग करें, पानी का प्रयोग कभी ना करें। ट्रांसफार्मर में कूलिंग ऑयल को सही लेवल पर बनाए रखिए। देखो ये भी दो बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है। एसी वेल्डिंग मशीनों के लाभ बताएं। कम प्रारंभिक मेंटेनेंस, बहुत कम मेंटेनेंस। ठीक है। आर्क ब्लो की समस्या नहीं होती जो कि डीसी वेल्डिंग में होती है, और बिना शोर वाला ऑपरेशन। और जब डीसी वेल्डिंग मशीन चलती है उसके अंदर शोर भी बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, एसी वेल्डिंग मशीनों की हानियां भी बताए भाई। नॉन फेरस धातु और शीट मेटल के लिए वेल्डिंग अनुपयुक्त नहीं है, ये पतली शीटों पे वेल्डिंग नहीं करता है। जहां इलेक्ट्रिकल मेन सप्लाई न हो वहां प्रयोग नहीं किया जा सकता। किसको? एसी वेल्डिंग को। डीसी वेल्डिंग मशीन का प्रयोग करते समय क्या प्रकट करता है कि सही पोलैरिटी का प्रयोग नहीं किया गया, क्योंकि अत्यधिक स्पैटर बनेंगे, खराब पेनिट्रेशन होगा, आर्क चलाने में मुश्किल होगी और खराब वेल्डिंग बेड बनेगी। ठीक है। किस प्रकार की वेल्डिंग मशीन में आर्क ब्लो की समस्या होती है? डीसी वेल्डिंग मशीन। ये भी भाई दोबारा क्वेश्चन रिपीट हुआ है। किस प्रकार की आर्क वेल्डिंग मशीन में बेयर वायर इलेक्ट्रोड का प्रयोग नहीं किया जा सकता? भाई ये है एसी वेल्डिंग मशीन में बेयर इलेक्ट्रोड नहीं यूज होता। आर्क वेल्डिंग के लिए प्रयोग की जाने वाली एसी वेल्डिंग मशीन के प्रकार का नाम बताइए। वेल्डिंग ट्रांसफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र में दर्शाए गए वेल्डिंग ट्रांसफॉर्म के पार्ट्स ए और बी के नाम बताएं। भाई हमारी टीम ने चित्र तो बनाया ही नहीं, चलो हम बना देते हैं। भाई ये जो बीच की ना ये आयरन कोर होती है, और इसकी जो दोनों तरफ वायर होती हैं इसे हम प्राइमरी वाइंडिंग बोलते हैं। तो ये ए वाला हमारा हुआ प्राइमरी वाइंडिंग, और अंदर वाली बी हुआ हमारा आयरन कोर। तो ध्यान रहे, ए में प्राइमरी वाइंडिंग और बी में आयरन कोर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन फेरस धातुओं की वेल्डिंग के लिए किस प्रकार की आर्क वेल्डिंग मशीन का चयन किया जाता है? डीसी वेल्डिंग मशीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की वेल्डिंग मशीन में पोलैरिटी का लाभ नहीं होता? एसी वेल्डिंग मशीन में, जिसे हम वेल्डिंग ट्रांसफॉर्म भी कहते हैं। ठीक है। वेल्डिंग के लिए पावर सप्लाई स्रोत के रूप में इन्वर्टर का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? इन्वर्टर पहले एसी पावर को डीसी में बदलता है, फिर उसे निर्धारित वोल्टेज और करंट के लिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के माध्यम से उपयोग करता है। ठीक है भाई। अब वन वर्ड क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं हमारे। इलेक्ट्रोड होल्डर किस धातु का बना होता है? कॉपर का। कॉपर या फिर कॉपर एलॉय का। अर्थ क्लैंप किस चीज से बना होता है? कॉपर, कॉपर एलॉय का। वेल्डिंग ट्रांसफार्मर किस प्रकार के हो सकते हैं? एयर कूल्ड और ऑयल कूल्ड। एसी को डीसी में बदलने वाली मशीन हमने पढ़ रखा है, रेक्टिफायर सेट। डीसी वेल्डिंग में ताप का विभाजन क्या होता है? पॉजिटिव 2/3 होता है और नेगेटिव 1/3 होता है। ट्रांसफार्मर के कंडेंसर क्या सुधारते हैं? पावर फैक्टर को सुधारते हैं। वेल्डिंग मशीन का साइज निर्धारित होता है आउटपुट एम्पेयर द्वारा। ऑयल कूल्ड मशीन में एयर कूल्ड की तुलना में उच्च ड्यूटी साइकिल होती है। ऑयल कूल्ड काफी बेहतर माना जाता है। वेल्डिंग के लिए डीसी प्राप्त करने हेतु प्रयोग रेक्टिफायर या फिर मोटर जनरेटर सेट। वेल्डिंग में ट्रांसफार्मर क्या सप्लाई करता है? ट्रांसफार्मर की बात कर रहा है वो कम वेल्डिंग वोल्टेज और अधिक वेल्डिंग करंट, यानी कि वोल्टेज को तो कम करेगा और करंट को बढ़ाएगा। ठीक है। मेन इलेक्ट्रिक सप्लाई न होने पर वेल्डिंग की जा सकती है इंजन जनरेटर सेट के साथ। स्टेट पोलैरिटी में क्या होता है? स्टेट बेस धातु को पॉजिटिव साइड, यानी कि जो ये हमारी सीट है इसको पॉजिटिव और इलेक्ट्रोड को नेगेटिव के साथ जोड़ा जाता है। गलत पोलैरिटी का परिणाम अत्यधिक स्पैटर और खराब पेनिट्रेशन। फाइल से चिप हटाने की सही विधि, ब्रश से साफ करें। स्ट्रेट लाइन मार्किंग के लिए किस कैलिपर का प्रयोग होता है? ओड लेग कैलिपर। ठीक है। आज के लिए इतना ही। सभी को थैंक यू, ऑल द बेस्ट। लगे रहिए हमारे साथ।
के आर इंस्टीट्यूट टेक्निकल चैनल को फॉलो करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।